ये कहानी है 1970s के मायानगरी मुंबई की, जिसे उस दौर में बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इस शहर में रहता था एक बेहद ईमानदार पुलिस वाला, हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक भी दाग नहीं लगने दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी ईमानदार पुलिस वाले के घर में एक ऐसा लड़का पल रहा था जो आने वाले वक्त में भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। उसका नाम था दाऊद। बचपन से ही दाऊद बाकी बच्चों जैसा नहीं था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन कभी नहीं लगा। वो हमेशा अपने इलाके के भाई लोगों को देखा करता था। महंगी घड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां और एक इशारे पर चलने वाला पूरा शहर। दाऊद की आंखों में एक ही सपना था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने का। और फिर शुरुआत हुई डोंगरी की तंग गलियों से, छोटी मोटी चोरियां, लाचार लोगों को लूटना और दुकानदारों से हफ्ता वसूली। उस वक्त मुंबई पर राज था अंडरवर्ल्ड के बड़े खिलाड़ियों का, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला। स्मगलिंग की दुनिया पर करीम लाला का दबदबा था और सिर्फ 22 साल की उम्र में उस नौजवान दाऊद ने करीम लाला के गैंग को ज्वाइन कर लिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे सफर की कहानी जिसने मुंबई ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दाऊद का काम था स्मगल किए गए बेशकीमती सोने, जेवर और हथियारों की कंसाइनमेंट को पुलिस की नजरों और दुश्मन गैंग से बचाकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना। गैंग में करीम लाला के 2 भांजे भी थे और दाऊद की बढ़ती रफ्तार उनकी आंखों में चुभने लगी थी। एक रात एक कस्टम ऑफिसर ने करीम लाला की सोने की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ ली। आलमजैब का खून खौल उठा। उस कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लिया गया और मुंबई के एक पुराने अंधेरे बेसमेंट में हाथ पैर बांध कर रखा गया। आलमजैब ने उसके माथे पर बंदूक रखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत की पठान का माल जब्त कर लिया। अगर जान प्यारी है तो 1 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरा परिवार भी पहचान नहीं पाएगा। उस दौर में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और इस रकम को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई दाऊद को। जब दाऊद के हाथों में वो भारी बैग आया तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसकी नीयत डोल गई। उसने पैसे का एक बड़ा हिस्सा खुद के पास छुपा लिया और सिर्फ थोड़ी सी रकम जाकर आलमजैब को दी। आलमजैब ने शक भरी नजरों से पूछा, बाकी का पैसा कहां है? दाऊद बोला, मुझे तो बस इतना ही मिला। पुलिस और कस्टम का बड़ा लफड़ा था। जो मिला वही ले आया, लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सका। पठान गैंग के जासूसों और खबरियों ने सच्चाई सामने ला दी। दाऊद की इस गद्दारी ने करीम लाला के दरबार में भूचाल ला दिया। उसे बीच महफिल में दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने घसीट घसीट कर पीटा गया। इतना मारा गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसी रात दाऊद ने एक फैसला कर लिया। अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, वो खुद अपना साम्राज्य बनाएगा। और यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। उसने अपने भाई अनीस नूर साकिब और इकबाल को अपने साथ जोड़ा। अब वो सिर्फ स्मगलर नहीं था, वो एक संगठित अपराध का सरगना बन रहा था। मुंबई की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगा। गैंगवार अब आम बात हो चुकी थी। पुराने डॉन हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल समझ चुके थे कि अब वक्त बदल रहा है। नई पीढ़ी खून बहाने से नहीं डरती। उन्होंने अपराध की दुनिया छोड़कर रियल एस्टेट और राजनीति का रास्ता चुन लिया। साल 1981, दादर का एक पेट्रोल पंप, रात का सन्नाटा। दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम अपनी कार में बैठा था। तभी पठान गैंग की गाड़ियां रुकी और हथियारों से लैस शूटर बाहर निकले। उनमें शामिल था मुंबई का सबसे खूंखार गैंगस्टर मान्या सुर्वे। गोलियों की बौछार में साबिर का शरीर और उसकी कार छलनी हो गए। खून का एक तालाब सड़क पर फैल गया। उसी रात दाऊद पर भी जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किस्मत उसे बचाती रही। जब दाऊद अस्पताल पहुंचा और उसने अपने भाई की खून से लथपथ ठंडी लाश देखी तो उसके अंदर का आखिरी इंसान भी मर गया। उसने कसम खाई, आज के बाद मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उन्हें उनके घरों में घुसकर मारूंगा। ये वादा है। साबिर भाई और इसी कसम ने मुंबई को खून की आग में झोंक दिया। आलम समझ गया था कि दाऊद अब एक पागल हाथी की तरह हो चुका है, जिसे रोकना नामुमकिन था। अपनी जान बचाने के लिए आलम ने रातों रात मुंबई छोड़ दी और गुजरात को अपना नया बेस बना लिया। गुजरात में पठान गैंग के पुराने और मजबूत कॉन्टैक्ट थे। वहां के भ्रष्ट पुलिस वालों
और लोकल गुंडों से उनके गहरे रिश्ते थे। लेकिन दाऊद उसे कहां छोड़ने वाला था। उसने अपने ऑपरेशंस का दायरा बढ़ाते हुए गुजरात में भी अपना कदम रखा। दाऊद ने गुजरात के मशहूर स्मगलर लालू योगी से हाथ मिलाया। दाऊद ने चालाकी से आलमजैब पर गुजरात पुलिस में एक झूठा केस दर्ज करवा दिया ताकि पुलिस उसे पकड़े और उसे अपने आदमियों के जरिए जेल के अंदर ही खत्म कर दे। लेकिन यहां दाऊद का पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। 1983 में गुजरात पुलिस ने एक सीक्रेट और सटीक सूचना के आधार पर छापेमारी की और दाऊद को लालू योगी के साथ अवैध हथियारों के साथ पोक्सो कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर मिलते ही आलम ने तुरंत दाऊद के गैंग पर भारी हमला करके दाऊद के 2 खास आदमियों का बिच सड़क पर हत्या कर दी। दाऊद को एहसास हो गया कि आलमजैब को यहां मारना मुश्किल है। दाऊद बेल में छुटने के बाद मुंबई की ओर निकल पड़े। दाऊद को सिर्फ एक मौके का जरूरत था जो उन्हें 1983 को मिला। आलमजैब का भाई अमीरजादा को एक आपराधिक केस पर मुंबई की एक कोर्ट पर हाजिर होना था। जानता था कि यह काम कोई आम जाना पहचाना शूटर नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस हर चेहरे को जानती थी। इसके लिए उसने अंडरवर्ल्ड के उभरते सितारे बड़ा राजन की मदद ली। राजन ने एक दुबले पतले बेहद कम उम्र के लड़के डेविड परदेसी को चुना। डेविड दिखने में किसी कॉलेज जाने वाले सीधे साधे लड़के जैसा था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, भारी पुलिस था और अमीरजादा कटघरे में खड़ा था। धीरे धीरे बिना किसी घबराहट के कटघरे के करीब पहुंचा। उसकी उम्र और मासूम चेहरे को देखकर किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोकने या चेक करने की कोशिश नहीं की। अमीरजादा दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। डेविड ने अपनी पैंट के अंदर से रिवॉल्वर निकाली और पलक झपकते ही जज के सामने भरे कोर्ट रूम में आमिरजादा के सीने में दनादन गोलियां उतार दी। कोर्ट रूम में चीख पुकार और भागाम भाग मच गई। पुलिस ने तुरंत झपटकर डेविड को पकड़ लिया, लेकिन दाऊद का संदेश सबको साफ शब्दों में मिल गया। वो पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड और पुलिस तक पहुंच चुका था। दाऊद के ऊपर उस वक्त कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे थे। 1970 के एक रोबरी केस में उसे 4 साल की जेल की सजा भी सुनाई जा चुकी थी, लेकिन वो बेखौफ बाहर घूम रहा था। 1984 में जब दाऊद के महंगे वकीलों ने एक नए केस में उसकी एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी सेशन कोर्ट में लगाई तो सरकारी वकील ने कोर्ट रूम में चीखते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये आदमी कोई आम मुजरिम नहीं है, ये एक खूंखार क्रिमिनल है। ये बेल पर बाहर है और बेल पर रहते हुए उसने खुलेआम 5 नए संगीन जुर्म किए हैं। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ काल कोठरी है। इसे किसी भी कीमत पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम की दिमाग इस कदर फैल चुकी थी। उस दौर में जेल नहीं बेल की नीति का ऐसा दुरुपयोग हो रहा था कि दाऊद को फिर से जमानत मिल गई। दाऊद अब पूरी तरह से समझ चुका था इस सिस्टम को, इसके पुलिस वालों को और इसके वकीलों को कैसे खरीदा जा सकता है। उसने बड़े बिल्डरों, बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को किडनैप कर भारी मात्रा में वसूली लेना शुरू कर दी। उसने ये सारा काला धन रियल एस्टेट और बॉलीवुड में लगाना शुरू किया। लेकिन वो ये भी जानता था कि मुंबई पुलिस के कुछ जांबाज अफसर अब उसके खून के प्यासे हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का फंदा कभी भी उसके गले में पड़ सकता है। 1985 के अंत तक जब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से दाऊद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए भारत से फरार होकर दुबई पहुंच चुका था। लोगों को लगा कि अब डी कंपनी का पतन हो जाएगा, लेकिन दाऊद ने दुबई में बैठकर अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बॉलीवुड के नए सितारे जब भी दुबई जाते तो दाऊद के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते थे। इस दौरान फिल्म मैगजीन्स में ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि दाऊद का बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ अफेयर है और उसने दुबई में रहकर भी मुंबई पर पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। उसने भारत के हर बड़े स्टेट में अपने एजेंट, हिटमैन और शार्प शूटरों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। रमेश शर्मा जैसे पॉलिटिशियन से लेकर अहमदाबाद के खूंखार गैंगस्टर अब्दुल लतीफ और यूपी के किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव जैसे लोग अब दाऊद के इशारों पर नाचते थे। मुंबई में दाऊद का सारा काम उसका एक बेहद खतरनाक रामा नायक संभाल रहा था और धीरे धीरे वो खुद को मुंबई का असली बोस समझने लगा। वही दाऊद ने भाप लिया कि रमन नायक की बढ़ती ताकत भविष्य में उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है।
दाऊद ने रमा को खत्म करने के लिए एक शातिर चाल चली। रमा का एक खास आदमी था बाबू रेशम। दाऊद ने अपने सूत्रों का इस्तेमाल करके पहले बाबू रेशम को जेल में बंद करवाया और फिर दाऊद ने दूसरे गुंडों को पैसा देकर जेल के अंदर ही बाबू रेशम का कत्ल करवाया। इसके तुरंत बाद दाऊद ने दुबई से रमा नायक को फोन किया, बाबू को महेश ढोलकी ने पुलिस से मिलकर मरवाया है, उसे छोड़ना मत। रमा नायक, जो साथी की मौत की बदले की आग में अंधा हो चुका था, बिना सोचे समझे अपने साथी अरुण गौवली के साथ मिलकर महेश ढोलकी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब रमा को अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से सच्चाई पता चली कि महेश ढोलकी हत्या की पूरी साजिश दाऊद इब्राहिम नहीं रची थी, तो वो भड़क उठा। उसने दाऊद के बिल्डरों और व्यापारियों को पीटना शुरू कर दिया, जो दी कंपनी को प्रोटेक्शन मनी देते थे। अब से दाऊद को 1 रुपए का हफ्ता नहीं जाएगा। वो दुबई का भगोड़ा अब मुंबई का बस नहीं है, अब मैं हूं। रमा नायक की मौत के बाद उसके गैंग और चाउल की कमान उसके सबसे वफादार और खूंखार साथी अरुण गवली के हाथों में आ गई। गवली जानता था कि उसके गुरु को दाऊद ने ही चालाकी से मरवाया है। अब मुंबई की सड़कों पर डी कंपनी और गवली गैंग के बीच एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। गवली ने सबसे पहले दाऊद के मुंबई के ऑपरेशन संभालने वाले मैनेजर सतीश राजन को मरवा दिया। यह दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भूख लाए हुए दाऊद ने गवली के खास आदमी अशोक जोशी और उसके पूरे गैंग को एक साथ खत्म करवा दिया। अरुण गवली ने अब दगदी चावल को एक किले में तब्दील कर दिया और अपनी फौज खड़ी करनी शुरू कर दी। उसने बेरोजगार और भटके हुए युवाओं को भारी पैसा देकर अपने गैंग में शामिल किया। उसने चाउल के अंदर ही एक शूटिंग रेंज बनवाया, जहां उन लड़कों को AK-47 और आधुनिक हथियारों को चलाने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाने लगी। गवली ने दाऊद के मैनेजर महेश चौड़िया को किडनैप किया और उसे मार डाला। दाऊद ने पलटवार करते हुए गवली के सगे भाई किशोर गवली की हत्या अपने हिटमैन महेश कुलकर्णी से करवा दी। 1992 में अरुण गवली के खतरनाक शूटर शैलेश ने दाऊद के जीजा इस्माइल पार्कर का कत्ल कर दिया। दाऊद के लिए ये उसके घर, उसके परिवार पर सीधा हमला था। उसकी बहन विधवा हो गई थी। दुबई में दाऊद ने अपने सबसे खास और जांबाज सूत्रों को ऑर्डर दिया, मुझे शैलेश मुर्दा या जिंदा चाहिए, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। शैलेश उस वक्त एक पुराने हमले में घायल होने के कारण मुंबई के JJ हॉस्पिटल में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती था। दाऊद के शूटर, जिनमें सुभाष सिंह ठाकुर और सुनील सावंत शामिल थे, AK-47 लेकर सीधे अस्पताल में घुसे। उन्होंने अंदर घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 500 से ज्यादा गोलियां चली। मरीज और डॉक्टर जान बचाने के लिए प्लांगों के नीचे छुप गए थे। शैलेश को वही बिस्तर में छलनी कर दिया गया और 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए। अरुण गवली भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दाऊद के करीबी राजनीतिक मददगार मौलाना बुखारी की हत्या करवा दी, जो दाऊद के लड़कों को पुलिस से बचाता था। दोनों तरफ से रोज लाशें गिर रही थी। खुफिया एजेंसी हैरान थी कि कैसे एक अनपढ़ आदमी जो अंग्रेजी का एक वाक्य ठीक से नहीं बोल सकता, दुबई में बैठकर 10,000 से ज्यादा गैंगस्टरों को एक कंपनी के CEO की तरह चला रहा है। दाऊद अपने दुश्मनों और गद्दारों के लिए एक क्रूर तानाशाह था, जो छोटी सी गलती पर भी मौत की सजा देता था, लेकिन अपने वफादार बंदों के लिए मसीहा था। अगर अपने कोई लड़कों को गोली लगती पानी की तरह पैसा बहा, उनके परिवारों का पूरा खर्च उठाता था। 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद भारत के हालात बदल गए। पूरे देश में दंगे भड़क उठे और यहीं पर एंट्री हुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की। ISI ने दाऊद इब्राहिम में एक अचूक हथियार देखा। ISI के टॉप कमांडरों ने दुबई में कांटेक्ट किया। उन्होंने दाऊद को उसकी सुरक्षा, उसके काले व्यापार को पूरी दुनिया में बेरोक टोक चलाने और उसे हमेशा के लिए इसके बदले में सुरक्षा पैसा देने का वादा किया। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दाऊद का विशाल तस्करी नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल करके वो भारत में मौत का सामान भेज सके। दाऊद, जिसके अंदर का मुसलमान बाबरी मस्जिद की घटना से भड़का हुआ था और जिसके अंदर का व्यापारी नया मुनाफा देख रहा था, उसने अपनी देश का सौदा कर लिया। दाऊद ने गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री रास्तों के जरिए हथियारों और RDX की भारी कंसाइनमेंट भारत में उतारने शुरू की। उसने अपने सबसे खूंखार और भरोसेमंद साथी टाइगर मेनन को इस नापाक काम की जिम्मेदारी सौंपी। 12 मार्च 1993 मुंबई, वो काला दिन, जब एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को शमशान में तब्दील कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गगन चूमती इमारत से लेकर
एयर इंडिया बिल्डिंग तक हर जगह सिर्फ खून चीखे था। 300 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। दाऊद इब्राहिम, जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद दी कंपनी के अंदर भी दरार आ गई। छोटा राजन जैसे हिंदू गैंगस्टरों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और खुद को देशभक्त डॉन घोषित करते हुए दाऊद के खिलाफ जंग छेड़ दी। डी कंपनी पूरी तरह से एक आतंकी सिंडिकेट बन चुका था। 1995 तक आते आते दाऊद का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए का आका गया था, जो आज के समय के हिसाब से 6000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। शिपिंग, फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट एक्सपोर्ट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट से लेकर ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी तक दाऊद का यह खूनी साम्राज्य लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई और कराची तक फैल चुका है। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेवा और इसी की कड़ी सुरक्षा में कराची के पोस्ट क्लिफ्टन इलाके में एक कायर की तरह छुपा बैठा है। उसे पाकिस्तानी मिलिट्री की बेकिंग हासिल है और वो बदले में उनकी डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है। यहां था दाऊद की कहानी। अगर यहां वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।